आपको बहुत सारे डाउट हैं और डाउट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्लास है उसके अंतर्गत डाउट्स क्रिएट्स करते हैं और उन्हीं डाउट्स को हम क्लियर भी करते हैं। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम उन सभी टॉपिक्स को देखने वाले हैं जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो है पर्यावरण भूगोल का अर्थ। तो पर्यावरण भूगोल क्या है? वह भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण या मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करते हैं। वैसे हम मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी करते हैं। और पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत जो पर्यावरण है, जो पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है, उस पर्यावरण से संबंधित हम अध्ययन करते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ, पारिस्थितिकी तंत्र, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए या फिर विभिन्न जो प्राकृतिक संसाधन है उनको संरक्षित करने के लिए हमारा क्या क्या योगदान हो सकता है। ये तो हुआ अर्थ। फिर है इसका विशेष क्षेत्र। अब विशेष क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम भूगोल यानी पर्यावरण भूगोल का अर्थ क्या होता है ये अगर छोड़ दें तो इसके जितने भी जो विषय है उसके अंतर्गत हम पर्यावरण का ही अध्ययन करते हैं कि इन्वायरमेंटल जो स्टडी है यानी पर्यावरण के अंतर्गत हम पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे चलता है, भूजैव रासायनिक चक्र क्या है, विभिन्न मानव और पर्यावरण के बीच संबंध क्या है, मानव पर्यावरण के संबंधों बीच के संबंधों को हम पर्यावरणवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद के रूप में समझते हैं। फिर मानव और पर्यावरण के बीच जो क्रियाएं होती है उससे कुछ समस्याएं जन्म लेती हैं जिसे हम पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में पढ़ते हैं और इन समस्याओं के कारण के रूप में हम मनुष्य को पढ़ते हैं कि मनुष्य ने इन समस्याओं को किस प्रकार से जन्म दिया और अब इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये तो हो गया इसके विशेष क्षेत्र। इसके साथ साथ भी हम पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण सचेतना जिसे इन्वायरमेंट अवेयरनेस कहा जाता है, इनका भी अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा जो है पर्यावरण के तत्व जो आपके 3 बार 2011, 18 और 19 के अंतर्गत आया। अब इस प्रश्न का जवाब ये है कि पर्यावरण के जो तत्व हैं, आप पर्यावरण के तत्वों की बात करें तो सारी चीजें जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है जैसे कि जितने भी पर्वत, पठार, मैदान, ऊंचावच जितने भी है वह हमारे पर्यावरण के तत्व है। मिट्टी हमारा पर्यावरण का तत्व है, पेड़ पौधे पर्यावरण का तत्व है, जीव पर्यावरण का तत्व है, इसी प्रकार से सूर्य भी पर्यावरण का तत्व है। यानी हमारे चारों तरफ सूर्य का ताप हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु, ये सारे के सारे पर्यावरण के तत्व हैं। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो प्रश्न है इकोसिस्टम। अब सिस्टम यानी इको का अर्थ होता है पर्यावरण और सिस्टम यानी पर्यावरण का एक तंत्र। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न पर्यावरण के तत्व जैसे कि जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, ये अपने दूसरे जो सहायक तत्व है जिसमें मिट्टी है, जल है, वायु है, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन या जो सिस्टम चलता है उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट हम इसके घटक यानी कंपोनेंट, अब प्रकार की बात करते हैं पहले कि इकोसिस्टम के प्रकार। अब इकोसिस्टम जो है वह कई प्रकार का हो सकता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बड़े तौर पर अगर हम जलीय इकोसिस्टम की बात करें तो जलीय इकोसिस्टम यानी हाइड्रोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है वह महासागर का एक इकोसिस्टम अलग होगा। महासागर का इकोसिस्टम का अर्थ होता है कि महासागर के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु या पादप रहते हैं तो वह कैसे जीवित रहते हैं, कैसे वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं,
क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे वह जीवन जीते हैं, यानी उनकी एक दुनिया है जो महासागरों के अंतर्गत पाई जाती है। उस दुनिया में वह आराम से रहते हैं, तो वह महासागर का इकोसिस्टम हो गया। वैसा ही इकोसिस्टम एक तालाब का या झील का होगा कि एक झील के अंतर्गत जितने भी जीव रहते हैं वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस प्रकार से वह कार्य करते हैं और किस प्रकार से वह वही जन्म लेते हैं और वही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी वह उसकी दुनिया है। तो वह एक तालाब या झील का इकोसिस्टम हो गया। इसी प्रकार से एक पेड़ का इकोसिस्टम अलग होता है कि पेड़ पर जितने भी जीव रहते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से वह खाते हैं या फिर किस प्रकार से भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और वापस वहीं पर जन्म लेते हैं और उसी पेड़ पर मर जाते हैं। यह पेड़ का इकोसिस्टम हो गया। एक पत्ती का इकोसिस्टम अलग होता है, यानी पत्ती के ऊपर भी छोटे छोटे से जीव रहते हैं और वो पत्ती के ऊपर ही जन्म लेते हैं और वहीं पर उस मर जाते हैं। तो इकोसिस्टम कहीं का भी हो सकता है, पेड़ का भी हो सकता है, तने का भी हो सकता है, पत्ती का भी हो सकता है, जड़ का भी हो सकता है। वह तालाब का भी हो सकता है, झील का भी हो सकता है, महासागर का भी हो सकता है। इसी प्रकार से इकोसिस्टम मिट्टी का भी होता है, इकोसिस्टम जो है वह नदी का भी होता है। तो इकोसिस्टम कई प्रकार से, तो स्थलीय इकोसिस्टम भी हो सकता है, जलमंडल का इकोसिस्टम भी होता है और वायुमंडल का भी इकोसिस्टम होता है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि इकोसिस्टम के घटक कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से जैविक अजैविक घटकों के रूप में इसे विभाजित किया जाता है। जैविक घटकों के अंतर्गत जो है, यानी जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं विभिन्न पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को। इसी प्रकार से अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत जो सांस नहीं लेता है या जो निर्जीव है लेकिन सजीवों के लिए आवश्यक है, जैसे कि अगर हम बात करें मिट्टी, तो मिट्टी अजैविक के अंतर्गत आएगा, वायु अजैविक के अंतर्गत आएगा, जल अजैविक के अंतर्गत आएगा, लेकिन इनके अभाव में जैविक जीव नहीं रह सकते। यानी मिट्टी, जल और वायु के अभाव में हम किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स है, यानी पार्ट है। जैसे कि पंखे के कुछ कंपोनेंट्स हैं, पंखे के कंपोनेंट्स या एक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है। जैसे कि कंप्यूटर के अंतर्गत एक सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, तो ये उसके पार्ट है। उसी प्रकार से एक इकोसिस्टम के भी पार्ट होता है जो जैविक और अजैविक घटकों के रूप में शामिल किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है भू जैव रासायनिक चक्र क्या होता है। तो भू जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी जो पदार्थ, यानी चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, चाहे वह गैस के रूप में हो, चाहे वह तरल अवस्था में हो, चाहे वह ठोस अवस्था में हो, उनका एक चक्रीय सिस्टम यानी एक साइक्लिक प्रोसेस चलती है, उसको हम भूजैव रासायनिक चक्र कहते हैं। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक गैसीय और एक है अवसादी या